कल्पना कीजिए आप प्राचीन भारत की धरती पर खड़े हैं। सामने हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां चमक रही हैं। दक्षिण में सागर की लहरें गर्जना कर रही हैं और इनके बीच फैली उपजाऊ भूमि पर सभ्यता की गाथा लिखी जा रही है। किसी भी देश का इतिहास समझने के लिए सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि उस भूमि का भूगोल भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि भूगोल ही इतिहास का मंच है। मंच ना हो तो नाटक कैसे होगा। भारत का इतिहास भी उसकी नदियों, पर्वतों, समुद्रों और मैदानों पर ही रचा गया है। इसलिए जब हम भारत के अतीत को खोजते हैं तो हमें दो चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। पहला है भूगोल, जिसने जीवन, संस्कृति, राजनीति की दिशा तय की। दूसरा है इतिहास के स्रोत, जिनसे हमें अतीत की सच्चाई मिलती है। अब आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान मां सरस्वती में। अब हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यह उत्तर में हिमालय पर्वतमाला और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई लगभग 2,933 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। भारत की यह स्थिति उसे दक्षिण एशिया का हृदय बनाती है। यही वजह है कि यहाँ प्राचीन काल से ही सभ्यताओं, व्यापार और संस्कृतियों का संगम रहा है। हिमालय सुरक्षा कवच और संस्कृति वाहक है। उत्तर की ओर खड़े हिमालय सिर्फ बर्फीले पहाड़ नहीं बल्कि भारत के रक्षक भी रहे हैं। उन्होंने आक्रमणकारियों के रास्ते रोके और नदियों को जन्म दिया। गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां इन्हीं से निकली। यहाँ की घाटियाँ बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के लिए पवित्र भूमि बनी। हिमालय ने न सिर्फ सुरक्षा दी बल्कि संस्कृति को भी आकार दिया। कैलाश, मानसरोवर, बद्रीनाथ, केदारनाथ यानी आध्यात्मिक जीवन का आधार भी यही पर्वत बने। नदियाँ और मैदान, भारत का सबसे बड़ा उपहार हैं उसकी नदियाँ। गंगा यमुना का दोआब, उपजाऊ मिट्टी ने कृषि और नगर सभ्यताओं को जन्म दिया। सिंधु नदी घाटी, जहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी प्राचीन नगरीय सभ्यता की शुरुआत हुई। दक्षिण की नदियाँ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, जिन्होंने दक्षिण भारत की संस्कृति और मंदिर परंपरा को आकार दिया। नदियाँ सिर्फ जल का स्रोत नहीं रही बल्कि तीर्थ और व्यापार दोनों की धमनियाँ बनी। समुद्र और तटीय क्षेत्र की बात करें तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। इस कारण प्राचीन काल से ही यहाँ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान संभव हुआ। पश्चिमी तट से रोम, ग्रीस, मिस्र तक मसालों और रेशम का व्यापार होता था। पूर्वी तट से चीन, बर्मा, इंडोनेशिया और कंबोडिया तक भारतीय संस्कृति पहुंची। यही कारण है कि भारत को समुद्रों से जुड़ा उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। जलवायु और जैव विविधता की बात करें, भारत की जलवायु विविध है। कहीं रेगिस्तान है जैसे थार, कहीं घने वन है असम, केरल, कहीं बर्फ, कश्मीर। विविधता ने भारत को कृषि प्रधान बनाया और जीवन शैलियों में भिन्नता दी। यही कारण है कि यहाँ इतनी अलग अलग संस्कृतियाँ, भाषाएं और परंपराएं विकसित हो सकीं। अब बात करेंगे इतिहास के स्रोत के बारे में। अब भूगोल के बाद आते हैं इतिहास के स्रोतों पर। इतिहासकारों को अतीत जानने के लिए कुछ आधार चाहिए। भारत में स्रोत मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। बात करें पहले की यानी पुरातात्विक स्रोत की, इसके अंतर्गत अभिलेख आते हैं, यानी कि पत्थर, स्तंभ, ताम्रपत्र पर खुदे हुए लेख। अशोक के शिलालेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ये हमें मौर्य साम्राज्य, प्रशासन और धर्म नीति के बारे में बताते हैं। हर्षवर्धन के अभिलेख उनके दान, युद्ध और राज्य की जानकारी देते हैं। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का अभिलेख, जिसे हरिसेन ने लिखा है, यह गुप्त काल की राजनीतिक जानकारी देता है। सिक्के यानी कॉइन्स की बात करें तो सिक्कों से शासकों की अर्थव्यवस्था, धर्म और कला का ज्ञान मिलता है। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्कों पर ग्रीक देवी देवता, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं, कला और समृद्धि का परिचय। स्थापत्य एवं मूर्तियों की बात करें, मंदिर, स्तूप, गुफाएं और मूर्तियां। सांची का स्तूप, अजंता एलोरा की गुफाएं, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष, ये सब हमें तत्कालीन समाज, धर्म और संस्कृति का परिचय कराते हैं। अब बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की, तो धार्मिक ग्रंथ आता है इसके अंतर्गत, जैसे वेद आर्य समाज का सबसे पुराना साहित्य है। उपनिषद की बात करें तो दार्शनिक विचार है इसमें। रामायण और महाभारत धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक जीवन का दर्पण। जैन और बौद्ध ग्रंथ, अंग, त्रिपिटक, जातक कथाएं। ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें, कल्हड़ की राज तरंगिणी, कश्मीर का पहला व्यवस्थित इतिहास, बाणभट्ट की हर्षचरित, हर्षवर्धन का जीवन। संस्कृत और क्षेत्रीय साहित्य की बात करें, कालिदास की रचनाएं, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम। तमिल संगम साहित्य की बात करें, प्राचीन द्रविड़ संस्कृति का खजाना। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, यूनानी और रोमन यात्री,
मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया, उसकी पुस्तक इंडिका। प्लिनी और टॉलमी रोमन लेखक जिन्होंने भारतीय व्यापार का वर्णन किया। चीनी यात्री फाहयान गुप्त काल में आया, उसने समाज और बौद्ध धर्म का वर्णन किया। हुएनसांग हर्षवर्धन के समय आया, शिक्षा और राजनीति का विवरण दिया। अरब यात्री अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया, उसकी पुस्तक तहकीके हिंद भारतीय संस्कृति का दर्पण है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया, उसकी यात्रा वृत्तांत बहुत प्रसिद्ध हुई। भूगोल और स्रोतों का संबंध। अगर ध्यान से देखें तो भारत का भूगोल ही इन स्रोतों का आधार बना। नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया और उन्हीं से अभिलेख, सिक्के, नगर और साहित्य पैदा हुए। समुद्री व्यापार ने विदेशी यात्रियों को भारत खींचा और उन्होंने अपनी किताबों में भारत का वर्णन किया। विविध जलवायु और वनस्पति ने अलग अलग संस्कृतियों को जन्म दिया, जो साहित्य और कला में झलकी। निष्कर्ष क्या निकलता है? भारत का भूगोल और उसके इतिहास के स्रोत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भूगोल ने इतिहास को दिशा दी, स्रोतों ने हमें उस इतिहास को जानने और समझने का मौका दिया। भारत का अतीत केवल किताबों में नहीं, बल्कि उसकी धरती, नदियों, पर्वतों और स्मारकों में सांस लेता है। यही कारण है कि भारत को इतिहास और संस्कृति का जीवित संग्रहालय कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने अध्याय 1 भारत का भूगोल एवं इतिहास के स्रोत को कहानी के रूप में समझा। यूपीएससी में अक्सर इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके पिछले साल के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी इसी तरह समझाऊं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो अध्याय 2 में हम लोग जानेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। यूपीएससी में से कौन कौन से ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं, इसे मिस मत करना प्लीज़। हम सब यूपीएससी की इस यात्रा में साथी हैं, तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर यह वीडियो आपके काम आया हो तो एक लाइक और शेयर करके हमारी ज्ञान मां सरस्वती परिवार को और बड़ा बनाएं। और हाँ मित्रों, आपके लिए 2016 इतिहास के वैकल्पिक पेपर फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। शिलालेखों को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में महत्व का परीक्षण कीजिए। आप चाहे तो इसका आंसर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।